नमस्कार, मैं हूं अभय किशोर और आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी खास पेशकश हाथी की गुत्थी में आपका स्वागत है। जी हां, छत्तीसगढ़ में हाथी वो गुत्थी बन चुके हैं जिसे सुलझाना मुश्किल होता जा रहा है। गांवों में हाथियों के पैरों तले लोग कुचले जा रहे हैं और फसलें चौपट हो रही हैं। शासन प्रशासन की भूमिका चेतावनी देने और मुआवजा बांटने तक ही सीमित हो गई है। राज्य में किसानों को हाथियों से आखिर कैसे बचाया जाए और इंसान और हाथियों के इस संघर्ष को कैसे टाला जाए, आज की इस खास पेशकश में हम इसी पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में हाथियों की समस्या को लेकर विधानसभा में एक बार फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। जाहिर है ये वो समस्या है जो चुनावी मुद्दा भी बनती रही है। वैसे राज्य में देखा जाए तो हाथियों की समस्या को लेकर कागजों में तो कई योजनाएं नजर आती हैं, लेकिन जमीनी हालात कभी भी नहीं बदलते। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों गांवों में ये नजारे इन दिनों आम हैं। उत्पाती हाथियों की घुसपैठ अब एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हर साल हाथियों के पैरों तले दर्जनों जिंदगियां कुचली जाती हैं। सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, कोरबा और महासमुंद जिले में लगातार सुनाई देती है हाथियों की धमक। हाथियों का सबसे ज्यादा कहर कहीं टूटता है तो वो है सूबे के सरहदी इलाकों में। झारखंड और उड़ीसा से सटे जिलों में हाथियों का सबसे ज्यादा खौफ नजर आता है। हाथियों के उत्पात से छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों में करीब 244 जानें जा चुकी हैं, जबकि 110 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। हाथियों की टोलियां गांव में किस कदर कहर ढाती हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 सालों में हाथियों ने 8000 से ज्यादा मकानों को हानि पहुंचाई है। वहीं हाथियों ने 95,000 से ज्यादा मामलों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सरकार हाथियों से होने वाले नुकसान के एवज में पिछले 10 सालों में 200 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांट चुकी है। जाहिर है ये आंकड़े ही छत्तीसगढ़ में हाथियों की दहशत की कहानी को बयान कर देते हैं। इसके अलावा सरकार ने लोगों को हाथियों से बचाने के नाम पर करोड़ों रुपए फूके हैं। गजराज परियोजना के तहत 2018-19 तक करीब 132 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ सदियों से हाथियों का कॉरिडोर रहा है, यानी हाथी यहाँ से आते जाते रहे हैं, लेकिन आबादी बढ़ने से उनका ये कॉरिडोर प्रभावित हुआ है और एक तरह से गांव हाथियों के रास्तों पर आ गए हैं और यही इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष की वजह है। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित माइक पांडे ने भी छत्तीसगढ़ में हाथियों की समस्या को लेकर कई सुझाव दिए हैं, लेकिन तमाम कोशिशें अब तक कागजों तक ही सीमित नजर आती हैं और उत्तरी छत्तीसगढ़ के किसी न किसी गांव में हाथी रोज कहर ढाते हैं। लोग उनके पैरों के तले कुचले जाते हैं। आखिर हाथी की ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और हाथियों की इस समस्या पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। सरगुजा क्षेत्र के ही 2 बड़े जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव और साथ ही मौजूद हैं भाजपा नेता रामविचार नेताम। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सिंहदेव जी, 10 साल की बात करें तो 244 जानें जा चुकी हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 1 लाख मामले ऐसे हुए हैं जिसमें फसलें उजाड़ दी गई हैं। इसी तरह से घर गिराने की भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। हाथियों की समस्या लगातार छत्तीसगढ़ में एक विकराल समस्या बनी रही है। लगातार सरकार प्रयास करती रही, इसके बावजूद भी समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकला। क्या कहना चाहेंगे? आप खुद उसी इलाके से हैं, किस तरह महसूस करते हैं इस समस्या को? आपने जिस परिस्थिति का वर्णन किया ये तथ्य हैं और सरगुजा अंचल हाथियों के लिए जाने जाता था जी। इतिहास में मुगल काल में मुगल प्रतिनिधि आके सरगुजा क्षेत्र से हाथी अपने सेनाओं के लिए ले जाते रहे जी। और रियासतों का जब विलीनीकरण हुआ उस समय सरगुजा रियासत के पास 100 से ऊपर हाथी थे जी। अर्थात ये क्षेत्र ही जंगल का क्षेत्र हाथियों के लिए सर्वोच्च क्षेत्रों में रहा है जी। किंतु आज़ादी के पहले एक आखिरी हाथी सरगुजा में तैमूर पिंगला अभी अभ्यारण्य भी है, तैमूर पहाड़ है, उससे उतर के आखिरी हाथी पकड़ा गया था
वहाँ के राजा जो थे वो एक्सपर्ट माने जाते थे हाथियों को पकड़ने में भी। और वो समय और लगभग 1990 के दशक के अंतराल में सरगुजा अंचल में हाथियों का आना जाना नहीं के बराबर रहा। और लोग कहते हैं कि हाथियों की याददाश्त बहुत तीव्र होती है और वो इसीलिए दोबारा उस क्षेत्र में आ जाते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। और उदाहरण के लिए बताता हूँ कि सरगुजा से लगा हुआ झारखंड का बेतला नेशनल पार्क है। इस बेतला नेशनल पार्क में सालों से, दशकों से जंगली हाथी वहां स्थायी रूप से रहते रहे हैं, किंतु इस तरफ कभी नहीं आए जी। और ये आना जाना चालू हुआ जब सिंहभूम क्षेत्र में विशेष करके औद्योगिक उत्खनन के नाम पे वहां जब जंगलों को तोड़ने का क्रम चालू हुआ और वहां से जो हाथियों की पॉपुलेशन थी वो माइग्रेट करना चालू की, वो शिफ्टिंग चालू की स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो किनारे से, और वो जो एक चले वहां से हाथी और उनका पर्यावरण नष्ट हुआ, उनके रहायशी क्षेत्र पे दबाव बना। ये परिस्थितियां बढ़ते बढ़ते और सरगुजा के साथ जशपुर और जशपुर के साथ अब कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ये सारे क्षेत्र काफी हद तक हाथियों की उपस्थिति से प्रभावित हो गए। नेताम जी, आप भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लगातार उस समस्या को आपने करीब से देखा भी है। अगर हम पूरे देश के संदर्भ में बात करें तो पूरे देश में करीब 25,000 हाथी हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या, जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज खुद विधानसभा में कहा, 250, यानी 1% हाथी छत्तीसगढ़ में है। लेकिन मौतों की बात करें तो पूरे देश में करीब 400 मौतें होती हैं हर साल हाथियों के जरिए, जिनमें से 24 मौतें ऑन एन एवरेज छत्तीसगढ़ में होती हैं, यानी लगभग 6%। इतना बड़ा अंतर क्यों? देखिए, एक तो हमारे यहाँ हाथियों के लायक अनुकूलता हो गई जी। अगर देखा जाए तो झारखंड का जैसे बेतला पार्क की बात करते हैं जी, हाथियों के नाम से जाना जाता है। वहाँ देखने में आया है कि वहाँ पर्यावरण के साथ साथ जंगलों का जो घनत्व वो भी बहुत ही प्रभावित हुआ है, कम हुआ है। और लगातार वहाँ बारिश भी कम हुई है जी। वहीं पर अगर देखें छत्तीसगढ़ में तो हमारे यहाँ काफ़ी बहती हुई नदियाँ हैं जी, तालाब हैं और जंगल भी हैं, पत्थर पहाड़ हैं जी, जो उनके अनुकूल है। तो स्वाभाविक है कि इधर आकर के उनका मन भी लगने लगा जी जी। रही बात की मौत होने की, तो अचानक में कब किसके घर में पहुंच जाए धावा बोल दे। नेताम जी, असली समस्या तो यही है, कोई नेचुरल हैबिटेट उनके जो है वो लगातार नष्ट हो रहे हैं, चाहे औद्योगिकरण की वजह से हो, चाहे माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से हो, और हम इन रोड बनाते चले जा रहे हैं। तो सरकार ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया कि वो लगातार मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। आरोप यही है कि सरकार उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। देखिए, जितने हाथियों की जो बात हम करते हैं तो ये सभी जो है कहीं न कहीं झारखंड से ही माइग्रेट हो रहे हैं जी। कोई हमारे यहाँ से उनका स्थायी अड्डा ऐसा नहीं बना है। वो एक तरह से सीजनल आते हैं, अचानक में उनका ग्रुप आ जाता है, झुंड आता है, और अलग अलग झुंड में बट करके कई गांवों में ये सब पहुंच जाते हैं। तो कभी धान का फसल में, कभी मक्का के फसल में, कभी रवि के फसल में यहाँ आकर के उनको मन लगने लगता है। जैसे अभी महुआ का सीजन आ रहा है, महुआ के सीजन में और अभी उनके लिए बहुत ही एक अनुकूल समय आ रहा जी। इस समय भी हमारे लिए खास करके उन क्षेत्र के लोगों के लिए तो बहुत ही संभल के रहने की जरूरत है। नहीं नेताम जी, ये तो सलाह देने की बात हुई, सरकार के स्तर पर कोई ठोस कभी कदम नहीं उठाया गया। कभी माइक पांडे आते हैं, एक सलाह देकर चले जाते हैं, पार्वती बरुआ को बुलाया जाता है, वो कुछ और सलाह दे देती हैं, विक्रम उसेंडी वन मंत्री रहते हैं, केरल घूमकर आते हैं, मिर्ची लगाए हुए रस्से को बांधकर हाथी को दूर भगाने की बात करते हैं। तो ठोस कदम कब उठाया जाएगा? न देखिए, एक तो गांव के किनारे किनारे जहाँ जहाँ फेंसिंग लगे हैं जी, उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली है जी। मैं भी, मेरा गांव भी प्रभावित है, आसपास के जितने गांव हैं वो सब प्रभावित हैं। और जहाँ जहाँ फेंसिंग लगा था, और कई गाँव के लोग भी मांग किए कि हमारे गाँव में फेंसिंग जो है कराया जाए, लेकिन फेंसिंग भी इतना कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है कि सभी गांव जितने इतना बड़ा क्षेत्र में कवर करना जो है, मैं समझता हूं कि एक तो वित्तीय संकट भी आ सकती है, बाकी भी समस्या। इसमें एक और दूसरी बड़ी समस्या है, फेंसिंग को लेकर घोटालों के आरोप भी उठते रहे हैं।
कहा गया है कि जो टेंडरिंग प्रोसेस था सूरजपुर बलरामपुर में, वो टेंडरिंग प्रोसेस ही विवाद के घेरे में आ गया और फिर क्रेडा को इसकी जिम्मेदारी देने की बात हुई। जी, वो एक अलग मुद्दा है। शासन की कार्रवाइयों में और खरीद में कभी कभी ये बातें आती हैं। जी। मुख्य मुद्दा जो हाथियों का है, इसमें सीधी सच्ची बात जो आपने भी कही जी, कारण इस परिस्थिति का ये है कि रहायशी क्षेत्र हाथियों के लिए हो गए हैं कम जी, और उनकी संख्या हो गई है ज्यादा। जी। मैंने बेतला में कहा था कि वहां हाथी रहते थे, इधर नहीं आते थे। कारण उसका क्या था? यहां भी अनुकूल वातावरण था, लेकिन क्यों नहीं आ रहे थे? जी, जी। जितने हाथी बेतला में थे, बेतला में उस परिस्थिति में उनके लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ, पर्याप्त पानी, विचरण के लिए पर्याप्त जगह, इसलिए वो आगे नहीं आते थे। और अब ये जितने विचरण हो रहे हैं, इसका कारण ये है कि जितने जंगलों में ये जाते हैं जी, उनके खाद्य सामग्री, उनके लिए पानी की जो जरूरत पड़ती है, उन क्षेत्रों में इतना उपस्थित नहीं है, इतनी उपलब्धता नहीं होती है, और यही कारण है कि उनको माइग्रेट करना पड़ता है। मूल रूप से समस्या जो है वो उनके भोजन की है, नेचुरल हैबिटेट को नष्ट किए जाने की भी समस्या है। हाथियों का मुद्दा विधानसभा में एक बार फिर गूंजा। कांग्रेस विधायक अमरजीत भगत इस पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए। आइए जानते हैं इस समस्या पर उनका खुद क्या कहना है और प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह इस समस्या के बारे में क्या कहते हैं। प्रदेश में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ा हुआ है। आज सरगुजा संभाग के सभी जिले, बिलासपुर संभाग के जिले सभी प्रभावित हैं। शासन स्तर पर उसके बचाव के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जसपुर जिले में, सरगुजा जिले में, बलरामपुर जिले में, सूरजपुर जिले में, कोरिया जिले में, रायगढ़ जिले में, कोरबा जिले में सभी तरफ हाथियों का आतंक फैला हुआ है। बड़े पैमाने पे जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकारी विभाग केवल खानापूर्ति करने में लगा हुआ है। एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हाथी के लिए गजराज परियोजना के नाम से, ये 5 साल की योजना है जिसमें उनके रहवास को बेहतर करने का, वहाँ पे तालाबों का निर्माण और एक कॉरिडोर जो जिस रास्ते से हाथी आता जाता है, अभी डाइवर्शन हो रहा है, नए स्थानों की ओर बढ़ रहा है। मगर निश्चित रूप से जनहानि हुई है, फसल की हानि हुई है, मकानों का नुकसान हुआ है। इमीडिएट उसका राहत मिले इसके लिए प्राधिकरण से भी अतिरिक्त राशि दी जाती है और दूसरा सरकार ने भी 3 लाख 1.5 लाख रुपया अलग अलग घायलों के लिए, मृतक के लिए राशि दी जाती है और ये सुनिश्चित किया गया कि 10 दिन के अंदर उनको मिल जाए। तो दक्षिण भारत में एक कहावत है, कहते हैं अनंतय्य मात्र वैकुंठ यात्रा, यानी अनंत नाम के वैद्य की एक गोली ली और सीधे वैकुंठ यात्रा हो जाती। छत्तीसगढ़ में हाथी भी कुछ इसी तरह मौत के पर्याय बन गए हैं। इस पर ये चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे हाथियों की गुत्थी की। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में हाथियों से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। 1988 में छत्तीसगढ़ में पहली बार 18-20 हाथी झारखंड की तरफ से आए। वहीं इस समय छत्तीसगढ़ में करीब 250 हाथियों का स्थायी डेरा है। राज्य सरकार ने हाथी की समस्या से निपटने के लिए साल 2018-19 तक के लिए गजराज परियोजना बनाई है, जिसके तहत 689 किलोमीटर की फेंसिंग की जाएगी। यदि हाथी से हमले में हुए नुकसान के मुआवजे की बात करें तो जनहानि यानी हाथी के हमले में मौत होने पर 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। वहीं अपंग होने पर 1.5 लाख रुपए, घायल होने पर 40,000 और पशु हानि पर 20,000 का मुआवजा देने का प्रावधान है। 10 दिन में मुआवजा पीड़ित तक पहुंचाने का प्रावधान है। वहीं कच्चा मकान टूटने पर 17,600 रुपये मुआवजे के तौर पर, 75% नुकसान पर 13,000 रुपये, 50% पर 10,000, 25% पर 6,000 और आंशिक क्षति पर 3,800 रुपये मुआवजा दिया जाता है। वहीं फसल नुकसान पर 1,600 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का प्रावधान है। हाथियों के लिए तमोर पिंगला, सेमरसोत और बादलखोल में एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। जन जागृति के लिए हाथी मित्र दलों का गठन किया गया है, जिसके तहत ग्रामीणों को टार्च, मशाल, पटाखे और मोबिल ऑयल दिया जाता है।
गजराज प्रोजेक्ट में हाथियों का रहवास विकसित किया जा रहा है, जिसमें चारे और पानी का इंतजाम किया जाएगा। हाथी के उत्पात से राहत के लिए हर डिवीजन में एक नोडल ऑफिसर होगा। जो चर्चा हम लोग कर रहे थे सिंहदेव जी ब्रेक के पहले कि हाथियों का नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो रहा है, तो यह जो कई प्रयोग किए गए, मैं आपको कर्नाटक की चर्चा करना चाहूँगा। कर्नाटक में हाईकोर्ट के निर्देश पर एक कर्नाटक एलिफेंट टास्क फोर्स बनाया गया था। वहाँ सबसे ज़्यादा हाथी हैं, 5,500 से अधिक हाथी कर्नाटक में इस समय मौजूद हैं। तो जो वाइल्ड एलिफेंट और बाकी मंदिरों में जो हैं वो तो हैं ही। तो वहाँ जो चीज़ें सुझाव दी गई थी वो 3 तरह का लेयर बनाने की बात कही गई थी। एक तो उसका कोर एरिया जो है, कोर एरिया के बाद को एग्जिस्टेंस का एरिया, और तीसरा हिस्सा जो बताया गया था वो कहा गया था जिससे वहाँ हाथियों को भगाया जाए। छत्तीसगढ़ में क्या इस तरह के 3 एरिया पॉसिबल हैं जो जंगलों की स्थिति है? ये स्वाभाविक और सरल उपाय है जिसको निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी अपनाना चाहिए। हम लोग इस रूप में इस बात को नहीं कहते हैं जी, दूसरे रूप में इस बात को कहते हैं, और एक स्थायी व्यवस्था इससे निश्चित रूप से बन सकती है। जी जी। एक चीज और कहना चाहूंगा, सोलर फेंसिंग की बात जैसे की, तो हम लोगों ने देखा है सोलर फेंसिंग में रायगढ़ के पास जो सोलर फेंसिंग की गई, करीब 20 किलोमीटर की फेंसिंग हुई थी। उसी तरह से 60 किलोमीटर की फेंसिंग सूरजपुर बलरामपुर के इलाके में की जाने वाली थी, जो नहीं हो पाई है अभी। कुल मिलाकर 300 किलोमीटर सोलर फेंसिंग की जानी है। तो जो 20 किलोमीटर की फेंसिंग रायगढ़ में तमनार और उसके आसपास के इलाकों में की गई, वहां 2 समस्याएं देखने को मिली। एक तो लोगों ने खुद उस फेंसिंग को तोड़ दिया ताकि जंगल से लकड़ी ला सकें। दूसरी, हाथियों की बुद्धिमत्ता की चर्चा अभी कर रहे थे, तो हाथी भी इतने बुद्धिमान निकले कि उन्हें एक आध बार शॉक लगा तो उन्होंने उस पर पेड़ गिराकर उसमें शॉर्ट सर्किट कराया ताकि आ जा सके। तो ऐसे में सोलर फेंसिंग कितनी प्रभावी हो पाएगी? नहीं, ये बात तो है जी, ये सही बात है कि जहाँ जहाँ सोलर फेंसिंग किया गया है उससे सुरक्षा तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि गांव वाले ही जी तार जो है काट के ले जा रहे हैं। निधान जी, आपको ऐसा लगता नहीं कि हमारे जो योजनाएं बन रहे हैं राज्य में उसमें एक रूपता नहीं? कभी हम कहते हैं उड़ीसा बॉर्डर पर दीवार बनाएंगे 16 किलोमीटर की, कभी करते हैं हम 300 किलोमीटर की सोलर फेंसिंग बनाएंगे, कभी कहते हैं कि जंगलों में हम केले के पेड़ लगाएंगे बिना ये समझे कि केला हमारे यहाँ हो भी सकता है या नहीं हो सकता। फिर गड्ढा बनाकर वहाँ टैंकरों से हाथियों के लिए पानी भरने की बात की जाती है। एक रूपता क्यों नहीं? अब देखिए, इस बारे में अब शासन स्तर से और क्या कार्रवाई हो रही है जी, मेरी जानकारी में इस तरह की बात तो नहीं है कि कहीं उनके लिए केले लगा देने से या फिर कहीं दीवार खड़ा कर देने से जो है हमारा सुरक्षा हो जाएगा। कोई छोटा क्षेत्र तो है नहीं, बहुत विकसित क्षेत्र है, और इतने बड़े विकसित क्षेत्र में हम जो कर्नाटक पद्धति से अगर हम यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लाते हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि ये दूरगामी जो है इसका जी रिजल्ट जो है हमारे अनुकूल होगा और अच्छा होगा। तो दूरगामी रिजल्ट बहुत अनुकूल होगा। सिंहदेव जी, एक बहुत छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाहूंगा इसके पहले कि हम वाइंड अप करें। कुछ इलाकों में लोगों ने एक नया प्रयोग किया है। उन्होंने देखा है कि धान के खेत जहां लगाए जाते हैं तो धान के खेतों में हाथी आता है, तो ऐसे में हम वहाँ जो अरहर और इस तरह की दलहन लगाई जाती है, आपको लगता है संक्षेप में कि वो उपयोगी हो सकता है? नहीं। चलिए, आप दोनों स्टूडियो में आए, इस चर्चा में भाग लिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथियों की ये समस्या एक गंभीर समस्या है। जो सरगुजा हाथियों का स्वर्ग माना जाता था, आज वहाँ स्वर्गजा बनता जा रहा है। वो जो कोई हाथियों के सामने आया उनके क्रोध का शिकार हो रहा है। कई घटनाएं तो ऐसी भी हुई हैं जब हाथी ने पटक पटक कर लोगों को मारा, और एक व्यक्ति जब हाथी से बचने के लिए गड्ढे में छुप गया तो उसको गड्ढे से निकाल कर भी मारा। तो समस्या को मिलजुल कर सुलझाना होगा, क्योंकि ये लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। इससे संबंधित कोई भी राय या सुझाव आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुझे editor@ibc24.in पर मेल करें। नमस्कार।